शुरू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आप अभी जो चैप्टर नंबर सेकंड है उस पर डिस्कशन आप कर रहे हैं, और जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है जिसका कि नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें आपने जो पढ़ लिया था, 2-3 क्लास हमने इसकी चैप्टर की भी आपको पढ़ाई है। मैं चाहूँगा कि पहले उन्हें थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हो इस चैप्टर में सबसे पहले आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को क्लासिफाइड किया था हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल कंपोजिशन के बेस पे जो मैटर है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया था। दैट मीन हम लोगों ने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बाद पढ़ लिया था हम लोगों ने मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर के टाइप क्या है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसकी भी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, on the basis of the size of the solute particle, the solution are classified in 3 subcategories. First one is the true solution, second one is the suspension, second one is the colloidal solution, or third one is the suspension. Those solution in which the size of solute particle less than 1 nanometer is known as the true solution. Those solution in which the size of solute particle between 1 to 1000 nanometer are known as the colloidal solution. And third and last one is the suspension. Those solution in which the size of solute particle more than 1000 nanometer are known as the suspension. तो हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन ये भी पढ़ लिया था पूरा। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एग, एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क है, ब्लड है, और आपका जितने भी टाइप की ईयर ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप्स आते हैं वो हैं, जितने भी टाइप के सिरप आते हैं वो हैं। तो इन सबको इस कैटेगरी में, इंक है, ये सब कैटेगरी में रखा गया है ना। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन था, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद सस्पेंशन, सस्पेंशन जो तीसरी कैटेगरी है इसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी, और आपसे जैसा कि कहा गया है, बार बार रिपीट करते रहते हैं कि आप अपना इसी के बेस पे अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, एनसीईआरटी बुक को भी देखते रहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आप लोगों ने सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन किया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। अब हम चाहेंगे कि इससे थोड़ा आगे हम बढ़ें, और इससे आगे की अगर आपके साथ बात करें तो अब आ जाते हैं हम टिंडल इफेक्ट पे। बहुत बार नाम आपने सुन रखा है, और मैंने भी आपसे कहा है कि आगे वाली क्लासेस में आपको इसे पढ़ाएंगे। अब आज वो समय आ गया है कि आप इसमें टिंडल प्रभाव को जान पाएँ। एक्चुअल में टिंडल है क्या? तो देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे जे टिंडल, उन्होंने इसको बताया था, स्टडी की थी, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया, उन्हीं के नाम से इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। पहले हम कॉमन सा ऑब्जर्वेशन बताएं। जैसा कि आप यहाँ 3 पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। एक डार्क रूम में कहीं भी नैरो होल या विंडो से देखिए जब लाइट आ रही है तो आप ये देख रहे हो, इसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपको उसमें जिग-जैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। या डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा इस तरीके से ये शैडो आपको दिख रहा है सामने। हमने एक दिन आपको क्लास में पढ़ा रहे थे बाहर, तब भी उस समय थोड़ा सा इसी तरीके का कुछ नज़ारा था जो इससे पहले वाली क्लास में आपको दिखाया गया था। और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रेजेंटेशन आपको दिया जा रहा है। एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें जो पहला है वो ट्रू सॉल्यूशन है और ये दूसरा है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट है कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल में जो स्कैटर्ड होता है, प्रकीर्णन जिसको आप बोलते हैं, स्कैटरिंग जो होती है, प्रकीर्णन, तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल के द्वारा ही लाइट को ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया जाता है। एक तरीके से स्कैटर्ड करना, फैला देना, बिखेर देना। तो इस तरीके से अभी ये जो ट्रू सॉल्यूशन रहता है, एक्चुअल में उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल की साइज़ है वो बहुत छोटी होती है। सॉल्यूट पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी होती है, इसलिए जैसा हमने आपसे कहा कि स्कैटरिंग का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है कि एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड कर पाते हैं, फैला पाते हैं, ठीक है।
तो इसमें अभी आप ये पाएंगे कि जो आपका टिंडल इफेक्ट है ये एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो ज़रा आप देखेंगे क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है टिंडल इफेक्ट में कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कि एक लाइट की जो बीम है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास कराते हैं तो द कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो लाइट की जो बीम आ रही है, पुंज जो आ रहा है, प्रकाश जो आ रहा है, उसको वो क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन, जिससे कि जब उस कोई भी लाइट को पार्टिकल, देखिए याद रखिए, अगर ये स्कैटर्ड नहीं होता, लाइट पार्टिकल नहीं फैलते, तो याद रखिए मैक्सिमम जगह सम्राट किल्विस का राज होता, दैट मीन अंधेरा कायम रहे। आप किसी रूम में अंदर बैठे हुए होते हैं दिन में और लाइट नहीं जल रही होती है उसकी, ठीक है, आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, लाइट नहीं जल रही है, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं से रोशनी आती रहती है, लाइटिंग होती रहती है। सनरेज तो डायरेक्ट आपके रूम के अंदर एंटर कर नहीं रहे हैं। तो बस होता यही है कि एक्चुअल में जो डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं उसमें से जो कोलाइडल रेंज के होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि अगर एक गेट के पास में ही रूम है तो उसमें थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर उसी के अंदर एक और रूम है अगर, तो लाइटिंग कम होगी, उसके अंदर और एक रूम चला जाए तो लाइटिंग कम होती चली जाएगी, डार्कनेस बढ़ती चली जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के जो एक बाहर का रूम है उसने स्कैटर्ड किया लाइट को, वो स्कैटर्ड लाइट जाकर फिर अंदर वाले रूम के डस्ट पार्टिकल या कोलाइडल रेंज के पार्टिकल पे टकराएंगे और जिससे फिर वो फैलेंगे, तो स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा तो टिंडल इफेक्ट है, क्या क्या कहा गया, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। Tyndall effect can be seen when light entered a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particle। तो एक नैरो होल से, जैसा हमने आपसे कहा कि जब लाइट के पार्टिकल मूव करते हुए अंदर जाते हैं, ठीक है, लाइट के पार्टिकल जब मूव करते हुए अंदर जाते हैं तो फिर उसमें भी हमें क्या होता है, पाथ उसका दिखाई देता है, जैसा कि आप इस सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इस सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं। Tyndall effect can be seen in the dense forest due to scattering of light by water droplet in the mist। ठीक है, तो वाट देखिए कोलाइडल साइज, टिंडल ने ये कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल हैं बस उनकी साइज जो है वो उन्हें कोलाइडल रेंज में होना चाहिए। जो भी पार्टिकल हैं उनकी जो साइज़ है वो कोलाइडल रेंज में होना चाहिए, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल उनको होना चाहिए, ठीक है। तो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल होना चाहिए, तो इट में भी वो सॉलिड पार्टिकल हो, गैसियस पार्टिकल हो या लिक्विड पार्टिकल हो, कोई भी हो, उन्हें होना चाहिए किसमें, कोलाइडल साइज के, कोलाइडल रेंज के, तब जाकर के वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अब बात करते हैं, देखिए एक और पिक्चर, एक देखिए ये बीम ऑफ लाइट जा रही है, ये पहले डायग्राम में देखिए आप, ये बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं इसमें से, ठीक है, और ये देखिए ये बीम ऑफ लाइट है, ये देखिए पहले में ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरे में कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका पाथ विजिबल दिखाई दे रहा है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें डार्कनेस है क्योंकि इसके जो साइज़ हैं वो लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल के साइज़ हैं, और लेस देन 1 नैनोमीटर के अगर वो साइज़ के पार्टिकल हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर रहे हैं। ये अभी अभी आपको दिखाया पिक्चर, ये डेंस फॉरेस्ट का हो गया, तो ये सब टिंडल इफेक्ट के आपको पिक्चराइजेशन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब देखिए एक नई चीज़ आपके सामने आता है, अगला टॉपिक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा आप इसमें पढ़ेंगे। बार बार आपको दोहराया जाता है, याद रखिए हमने आपके जो पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं या आप जो भी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपके 9th के साइंस में से कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है, तो मैंने आपको उस पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप पे भी भेजा हुआ है और आपको मालूम भी होगा और होना भी चाहिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो जो पार्ट है उसको आप, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए तो उसे पढ़ लेंगे तो और हमारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, अच्छा है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको ये इन्फॉर्म होना चाहिए, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिनको डिलीट कर दिया है अभी CBSE ने इस कोविड-19 के दौर में। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर।
एक पर्टिकुलर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। याद रखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि इज ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने एक गिलास पानी लिया या 1 वीकर ऑफ वाटर ले लिया, आपने 1 वीकर में पानी ले लिया और उसमें आपने शुगर पार्टिकल को घोलना शुरू किया। तो आप घोलते जाओगे, वो घोलते जाएंगे, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिससे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें और सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज़्यादा और उससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकता, तो बस ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इज ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को अगर हम डिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगली बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, अगर हम सिंपल वे में कहें आपसे, तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, उसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि जैसा कि कहा गया कि ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूट सब्सटेंस है जिसके अमाउंट जो कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिलाया गया है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने मिलाया वो उसकी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कहा गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपने पढ़ा सैचुरेटेड। सपोज दैट 100 ml वाटर को सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 50 ग्राम या 60 ग्राम शुगर ऐड करनी पड़ी, तो वो 60 ग्राम तो उसकी लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन 60 से कम जो भी होगा, 10 होगा तो अनसैचुरेटेड है, 50 होगा तो अनसैचुरेटेड है, 40 होगा तो अनसैचुरेटेड है। दैट मीन इज ए सॉल्यूशन। देखिए, अब आप डिफाइन करिए इसको। दैट मीन is a solution which can dissolve some more of the solute at a given temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा सॉल्यूट को अगर आप उसमें मिला पा रहे हैं, नहीं मिला पा रहे दैट मीन वो सैचुरेटेड है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट को उसमें डिजॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दैट मीन अभी वो कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं हुआ है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अभी उसमें और सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे क्या लिखा है, लिखा हुआ है इसमें, अगर हम बात करें, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो कि चलिए ये सैचुरेटेड हो गया, ये सॉल्युबिलिटी हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। अब हम नया टर्म पढ़ने वाले हैं इसमें, क्या इसमें पढ़ने वाले, प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा, टेक 50 ml of water into 2 beakers. Add salt in 1 beaker with continue stirring till no more salt dissolve in it. तब तक मिलाते जाओगे स्टिरिंग करके उसको, तब तक उसमें और कोई सॉल्ट ना घुले, मतलब एक लिमिट आ जाएगी कि अब घुल नहीं रहा है। सिमिलरली एड शुगर इन द अदर बीकर विथ कंटिन्यू। 2 बीकर लिए, 50 ml वाटर है, एक में शुगर मिलाया और स्टिरिंग करते रहे, दूसरे में सॉल्ट मिलाया स्टिरिंग करते रहे, तब तक जब तक कि उसमें उनका घुलना बंद ना हो जाए। लिखा है स्टिरिंग टिल नो मोर शुगर डिजॉल्व इन इट, वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो फिर उस स्थिति में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, शुगर का भी और सॉल्ट का भी। इफ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्ट। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, वी नो दैट व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ए लिक्विड या इन ए सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
सो लिखा है इफ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट, if the mixture are heated it dissolves some more of the solute. The solubility of different substances are different. अलग अलग सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। देखो भाई, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत जल्दी घुल जाती है, कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घुलने की टेंडेंसी कैसी होती है, कम होती है। जैसे आप सबने देखा होगा कि अगर हम उसी अमाउंट में ग्लूकोज मिलाएं जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है साइज़ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज़ कैसी है, उनका नेचर बिहेवियर कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरी विथ टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर से भी क्या करने लगती है, वेरी करने लगती है। हमने आपसे जैसा कि कहा टेम्परेचर घटा बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। चलिए अब आ रहा है, अब हम नया टर्म जो है वो पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम क्या है, जिसका कि नाम है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो क्या चीज़ होती है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें। तो लिखा हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो द कंसन क्या है, या हम आपसे कहें द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो भी कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या अगर अपने भाषा में अगर इसको समझाने की कोशिश करें तो कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन है, अपने लिए गाढ़ापन, कि कोई भी सॉल्यूशन कहते हैं ना ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, ये सुपर सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक्चुअल में अभी हम जो पिछली स्लाइड आपको बता रहे थे, अगर हम इसी पे फिर से जाएं कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन 5 सब कैटेगरी। First one is the dilute solution, second one is the concentrated solution, third one is the saturated solution, fourth one is the unsaturated solution, fifth and last one is the super saturated solution। तो कंसंट्रेशन के बेस पर जो सॉल्यूशन है उसकी 5 कैटेगरी होती है, लेकिन अभी आपको यहाँ केवल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब एक्चुअल में जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो होते हैं वो दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होते हैं वो दोनों कैसे हैं आपके, जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होते हैं वो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं फिर हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली कैसे लिखा गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और या फिर कैसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों फार्मूले दे रखे हैं आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक्चुअल में यहाँ तो दो की बात की जा रही है, इसके टर्म बहुत होते हैं। अभी फिलहाल आपको मास बाई मास और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और हम कहें मास बाई वॉल्यूम। देखो क्या कहा गया, मास बाय मास। मास बाई मास मतलब हम देखो आप क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ, ऐसे कहें अगर हमको, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब अमाउंट है तो वो भी ग्राम में होगा, दैट मीन उसको भी मास है और जिसमें मिला रहा है उसको भी मास देखा जाए। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास बाई मास हो गया। हम कहें मास बाई वॉल्यूम, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वो वॉल्यूम आ गया, तो मास बाय वॉल्यूम हो गया। और जब मास और मास की बात कर रहे हैं कि कितना ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो वो मास बाई मास हो गया, और कितना ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो वो मास बाय वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा गया जरा आप देखिए,
द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत होते हैं ना। ओके, मास बाय मास में क्या लिखा है देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज देख रहे हैं। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज देख रहे हैं तो 100 में देखा जाएगा। तो ये आपकी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हमने आपको इतना बताया, आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी बुक से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। देखो, तनाव नहीं लेना है, ठीक है। कोविड-19 चल रहा है, आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि इससे हमें कैसे बच के रहना है। आप भी जानिए, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर मत निकलिए। घर से बाहर जाना भी है तो टोटल प्रोटेक्शन के साथ जाइए। घर से आने के बाद में अच्छे से हाथ मुंह धोइए, कपड़े जहाँ तक है आप बाहर रख दीजिए। आप सब सुन रहे होंगे, ये कोई हम नई बात नहीं बता रहे हैं। और चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, सोचना है, समझदारी से रहना है। वही इंसान समझदार है जो अपने आप को इस संकट की घड़ी से उबार के ले जाए, ठीक है। आराम से घर पे रह रहे हैं आप, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। हम यूट्यूब पर आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके पास एट ए टाइम हो सकता है उस समय मोबाइल ना हो, दूसरी भी क्लास चल रही हो, सिग्नल नहीं आ रहे हो, ऐसा वैसा, तो हम इसलिए आपको यूट्यूब पर डाल देते हैं कि जब आपको समय मिलता है। जब हो सकता है आपके कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक मोबाइल है फैमिली में और दो दो तीन तीन भाई लोगों को पढ़ना है, या वो पापा लेके चले गए, तो आप एटलीस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से आप जब भी चाहें, और उसमें नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप बेल आइकन दबा के रखिएगा और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रसन्नचित्त होंगे, ठीक है। धन्यवाद।